वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे, इंसान वही है जो अपनी तकदीर बदल दे। कल क्या होगा कभी मत सोचो, क्या पता कल वक्त खुद आपकी तस्वीर बदल दे। हेलो एवरीवन, अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। सो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 8 साइंस के एमसीक्यू क्वेश्चंस देखेंगे। बढ़ते हैं हमारे पहले प्रश्न की तरफ। हमारा पहला प्रश्न है, घरों में कौन सा द्रव ईंधन काम में लिया जाता है? घरों में देखिए स्टूडेंट्स, एलपीजी द्रव ईंधन काम में लिया जाता है। एलपीजी का फुल फॉर्म है लिक्विड पेट्रोलियम गैस। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, आवृत्ति का मात्रक है। देखिए स्टूडेंट्स, आवृत्ति का मात्रक है हर्ट्ज। नेक्स्ट, दहन और ज्वाला में अंतर। देखिए, दहन किसे कहते हैं और ज्वाला किसे कहते हैं, और दोनों में अंतर। दहन एक रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें पदार्थ O2 से क्रिया कर ऊष्मा देता है। अब दहन में क्या होता है? दहन का मतलब होता है जलाना, और सीधी सी बात है, हम कोई पदार्थ को जलाएंगे तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में ही तो जलाएंगे। तो देखिए, एक रासायनिक अभिक्रिया है। इस अभिक्रिया में पदार्थ O2 की उपस्थिति में क्रिया कर ऊष्मा देता है। अब देखिए दहन ज्वाला, यह दहन के समय वाष्पित पदार्थ से उत्पन्न होता है। जब दहन होता है, ठीक है, उस समय वाष्पित पदार्थ जो होता है उस समय ज्वाला उत्पन्न होती है। ज्वाला का मतलब होता है आग। बढ़ते हैं नेक्स्ट अंतर। इसमें अधिक मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न होती है, दहन में क्या होती है? ऊर्जा उत्पन्न होती है। नेक्स्ट, इसमें कम मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न होती है। ज्वाला में कम मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न होती है और दहन में अधिक मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न होती है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, थ्रेसिंग किसे कहते हैं? अनाज के दाने को भूसे से अलग करना ही थ्रेसिंग कहलाती है। यानी अनाज अलग हो जाए और भूसा अलग हो जाए, ठीक है, ये थ्रेसिंग कहलाती है। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए स्टूडेंट्स, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, खिलाड़ी कीलदार जूते अर्थात स्पाइक्स क्यों पहनते हैं? देखिए, जो खिलाड़ी है वो कीलदार जूते अर्थात स्पाइक्स इसलिए पहनते हैं क्योंकि स्पाइक्स पहनने से घर्षण बल कम हो जाता है। ठीक है, देखिए, कीलदार जूते पहनने से घर्षण बढ़ जाता है, सॉरी कम नहीं, बढ़ जाता है। और जब वो बढ़ेगा घर्षण, तो क्या होगा? खिलाड़ी फिसलेंगे नहीं। ठीक है, कीलदार जूते पहनने से घर्षण बढ़ जाता है। कीलदार जूते से फर्श पर पकड़ मजबूत हो जाती है, इससे फिसलने की संभावना नहीं रहती। अब देखिए, फिसलोगे तो क्या होगा? घर्षण कम होगा, ठीक है, और नहीं फिसलेंगे तो घर्षण क्या होगा? बढ़ जाएगा। अब देखिए, कीलदार जूते पहनने से घर्षण बढ़ जाता है जिसकी वजह से मजबूती आ जाती है, फर्श पर मजबूती आ जाती है और फिसलने की संभावना नहीं रहती। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, उदाहरण देकर समझाइए कि घर्षण शत्रु तथा मित्रु दोनों कैसे हैं। अब देखिए, जो फ्रिक्शन फोर्स है, जो घर्षण बल है, वो शत्रु है कैसे? घर्षण के कारण मशीनों की दक्षता का ह्रास होता है। ठीक है, अब मशीनें काम करना बंद कर देती हैं, घर्षण के कारण अटक अटक कर चलने लग जाती है। क्या है? घर्षण। और घर्षण को कम करने के लिए हम क्या करते हैं? ग्रीस का, तेल का उपयोग करते हैं। देखिए नेक्स्ट, घर्षण के कारण गति करती हुई वस्तु की ऊर्जा की काफी मात्रा ऊष्मा ऊर्जा के रूप में व्यर्थ हो जाती है। अब घर्षण के कारण एक वस्तु है जो गति कर रही है और उसकी जो ऊर्जा है, ऊर्जा की काफी मात्रा ऊष्मा ऊर्जा के रूप में व्यर्थ हो जाती है। बढ़ते हैं नेक्स्ट, जो है घर्षण मित्र कैसे है। घर्षण बल हमें पृथ्वी की सतह पर चलने में मदद करता है। घर्षण बल के कारण ही तो हम पृथ्वी की सतह पर चल रहे हैं, और चल रहे हैं इसका मतलब क्या है? घर्षण बल लग रहा है। जब फिसल जाएंगे तो घर्षण बल नहीं लगेगा। तो घर्षण बल के कारण हम पृथ्वी की सतह पर चल रहे हैं। घर्षण बल के कारण हम पेन से कागज पर लिख रहे हैं। अब देखिए, मैंने ये लिखा, ये किसके कारण हो रहा है? घर्षण के कारण ही हो रहा है। तो देखिए, उम्मीद करती हूँ समझ में आया होगा आपको। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए स्टूडेंट्स, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाह्य तथा आंतरिक निषेचन किसे कहते हैं? देखिएगा, समझिएगा। बाह्य का मतलब होता है बाहर, आंतरिक का मतलब होता है अंदर। अब देखिए, बाह्य निषेचन,
जब निषेचन की क्रिया मादा जीव के शरीर के बाहर हो। निषेचन की क्रिया कहाँ हो? मादा जीव के शरीर के बाहर हो, बाह्य निषेचन कहलाता है। नेक्स्ट देखिए, अंतः निषेचन या आंतरिक निषेचन। जब निषेचन की क्रिया मादा जीव के शरीर के अंदर होती है, आंतरिक का मतलब ही क्या होता है? अंदर, आंतरिक निषेचन कहलाता है। अब देखिए दूसरा अंतर, भ्रूण का विकास, सीधी सी बात है, निषेचन कहाँ हो रहा है? बाहर हो रहा है, तो भ्रूण का विकास भी कहाँ होगा? बाहर ही होगा। भ्रूण का विकास मादा के शरीर के बाहर होता है, जैसे मेढक। अब देखिए इसमें भ्रूण का विकास मादा के शरीर के अंदर होता है, जैसे मनुष्य, पशु। पशु में आ गए गाय, भैंस, बकरी इत्यादि। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, संतुलित आहार से आप क्या समझते हैं? भोजन में आवश्यक पोषक पदार्थों का क्या महत्व है? अब देखिए, संतुलित आहार यानी वह आहार जिसमें 7 प्रकार के यानी सभी प्रकार के पोषक तत्व उपस्थित हो, संतुलित आहार कहलाता है। जैसे प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, विटामिन, खनिज, लवण इत्यादि। अब देखिए, संतुलित आहार का अर्थ है भोजन में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, विटामिन, खनिज का पर्याप्त मात्रा में होना या समावेश होना संतुलित भोजन कहलाता है। अर्थात दूसरी परिभाषा समझिए, वह भोजन जिसमें सभी प्रकार के पोषक तत्व पाए जाते हैं, जैसे आप लिखोगे प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, विटामिन, खनिज, लवण इत्यादि। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये कहलाता है हमारा संतुलित भोजन। अब देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बल किसे कहते हैं? अब देखिए, किसी वस्तु को धक्का देना अथवा खींचना बल कहलाता है। अब कोई वस्तु है, उसे हमने धकेल दिया और खींच लिया, ये क्या कहलाया? बल कहलाया। नेक्स्ट देखिए, क्या बल लगाने पर वस्तु की आकृति में परिवर्तन लाया जा सकता है? अब देखिए स्टूडेंट्स, बल लगाओगे तो वस्तु की आकृति में परिवर्तन लाया जा सकता है। अब परिवर्तन कैसे समझोगे? एक गुब्बारा है फूला हुआ, हमने उसको दोनों हथेलियों से दबाने की कोशिश करी, तो वो क्या हो जाएगा? पिचक जाएगा। वो पहले फूला हुआ था, अब क्या हो गया? पिचक गया। अब देखिए, यह सत्य है कि किसी वस्तु पर बल लगाने पर उसकी आकृति में परिवर्तन लाया जा सकता है। यदि हम एक फूले हुए गुब्बारे को हथेली के मध्य दबाए तो उसकी आकृति बदल जाएगी। नेक्स्ट देखिए, रबर की गेंद को दबाने पर उसकी आकृति बदल जाती है। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या द्रव बर्तन की दीवार पर दबाव डालता है? देखिए स्टूडेंट्स, ये सत्य है कि द्रव बर्तन की दीवार पर दबाव डालता है। अब देखिए कुछ इस प्रकार से हम समझेंगे। अब ये है एक बोतल, समझ लीजिए कांच की बोतल है। अब देखिए यहाँ पे हमने जोड़ दिया गुब्बारा, ठीक है, और इसे भर दिया है आधे से ज़्यादा। अब देखिए ये भरने के बाद हमने गुब्बारा जोड़ दिया, ठीक है। अब धीरे धीरे ये पानी यहाँ पर गुब्बारे में भरने लग जाएगा, यानी हम कह सकते हैं कि द्रव क्या डालता है? बर्तन की दीवारों पर दाब डालता है। उम्मीद करती हूँ यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए स्टूडेंट्स, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिजैविक यानी एंटीबायोटिक्स किसे कहते हैं? समझिएगा, सूक्ष्म जीवों द्वारा उत्पन्न औषधि। ये एक औषधि है जो सूक्ष्म जीव, सूक्ष्म यानी बहुत ही छोटे जीव, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा, सूक्ष्म जीवों के द्वारा उत्पन्न औषधि जो बीमारी पैदा करने वाले सूक्ष्म जीवों को नष्ट कर देती। ये एक औषधि है जो सूक्ष्म जीवों के द्वारा बनाई जाती है तथा सूक्ष्म जीवों के द्वारा उत्पन्न औषधि जो बीमारी पैदा करने वाले सूक्ष्म जीव हैं, जो सूक्ष्म जीव है जो बीमारी पैदा करते हैं, उनके जो गति है उनको क्या कर देती है? नष्ट कर देती है, ठीक है। अब ये सूक्ष्म एंटीबायोटिक होती है, सूक्ष्म जीवों के द्वारा ही बनाई जाती है, पर वे सूक्ष्म जीव जो क्या करते हैं? बीमारी फैलाते हैं, उनकी गति को ये रोकती है या नष्ट कर देती है, प्रतिजैविक कहलाती है। अब देखिए स्टूडेंट्स, प्रतिजैविक लेते समय क्या क्या हमें सावधानी रखनी चाहिए? पहली सावधानी, प्रतिजैविक औषधि डॉक्टर की सलाह के बिना नहीं लेनी चाहिए। पहले हमें डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए, फिर इसका उपयोग करना चाहिए। नेक्स्ट देखिए, प्रतिजैविक दवा का कोर्स पूरा करना चाहिए, इसका कोर्स पूरा करना चाहिए, डॉक्टर की सलाह से लेना चाहिए। नेक्स्ट देखिए, जब ज़रूरत हो तभी इसे लेना चाहिए। अगर बिना ज़रूरत आप लोगे ना तो नेक्स्ट टाइम आप बीमार पड़ोगे,
तब आप इसे यूज़ करोगे तो ये इफ़ेक्टिव नहीं होगी, यानी ये आपके बॉडी पर प्रभाव नहीं डालेगी। जब ज़रूरत ना हो तो प्रतिजैविक नहीं लेनी चाहिए, अन्यथा जब आप बीमार होंगे और आपको प्रतिजैविक की आवश्यकता होगी वह प्रभावी नहीं होगी, यानी आपकी बॉडी पे वो इफ़ेक्ट ही नहीं डालेगी। नेक्स्ट एंड आज का लास्ट क्वेश्चन जो है हमारा, युग्मनज एवं गर्भ में अंतर। अब देखिए स्टूडेंट्स, जैसा कि हम जानते हैं अंडाणु और शुक्राणु के संलयन की क्रिया के द्वारा एक द्विगुणी संरचना का निर्माण होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, युग्मनज कहते हैं। देखिए पहला अंतर, शुक्राणु एवं अंडाणु का संलयन युग्मनज कहलाता है, जैसा कि मैंने आपको बताया। दूसरा देखिए, इसमें देखिए भ्रूण गर्भ किसे कहते हैं, यह भ्रूण की वह अवस्था है, भ्रूण की वह अवस्था है, ये युग्मनज है और युग्मनज आगे विभाजित होता है भ्रूण में, और भ्रूण 32 कोशिकीय अवस्था में इसे स्थानांतरित कर दिया जाता है गर्भाशय की आंतरिक भित्ति में। उसके बाद की घटना है ये। यह भ्रूण की वह अवस्था है जिसमें विभिन्न अंग पहचानने योग्य हो जाते हैं। गर्भ में जो शिशु है उसके सभी अंग पहचानने योग्य हो जाएंगे, गर्भ कहलाएगा। नेक्स्ट देखिए, यह एकल कोशिका होती है। कैसी कोशिका होती है युग्मनज? एकल कोशिका, क्योंकि शुक्राणु और अंडाणु से मिलकर बनी होती है। अब देखिए जो गर्भ है वो होती है बहुकोशिकीय संरचना। सो स्टूडेंट्स, ये अति महत्वपूर्ण प्रश्न थे। इनमें से बहुत सारे ऐसे प्रश्न हैं जो आपको परीक्षा में देखने को मिलेंगे, तो आपको इसे अच्छे से याद कर लेना है। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।